जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश माधनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि जो हिंदी टेस्ट सीरीज़ हम लोगों की चल रही है यह आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो नंबर 9 शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न काम में आते रहें। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है 81 नंबर का। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, वाक्य की अशुद्धता को ढूंढना है। वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती हैं, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। वह गीत की 2 कड़ियाँ होना चाहिए, लड़ियाँ नहीं, या पंक्ति होना चाहिए, पंक्ति या कड़ियाँ, ऐसा होना चाहिए था, कड़ियाँ। ठीक है, तो गलती यहीं पर है, आंसर ए लगा दीजिए, बिल्कुल सही। बाकी सब व्याकरण में पढ़ लीजिए, सब सही है। अगला प्रश्न है त थ द ध न है, क्या है? मूल व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, यह अंतःस्थ में विसर्ग लगेंगे 2, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो त थ द ध न जो है, वैसे तो ये दंत कहलाते हैं, परंतु यहाँ स्पर्श लिखा है इसलिए आंसर लिख देंगे स्पर्श व्यंजन है। और मूल व्यंजन के रूप में भी पढ़ा जाता है इनको, पर यहाँ आंसर स्पर्श व्यंजन भी दिया हुआ है तो हमें स्पर्श व्यंजन लगाना। यदि दंत लिखा होता तो दंत व्यंजन लगाते, फिर स्पर्श लिखा रहता तो भी वो कैटेगरी उनकी नाम के उच्चारण के स्थल के आधार पर हो जाता है, इसलिए। अगला है, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाना चाहिए? रचनात्मक भाषा शिक्षण, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मौखिक। सही उत्तर क्या है? मौखिक। अगला प्रश्न है, कहानी पढ़ाने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होती है? कहानी पढ़ाने के बाद 84, कहानी का अंत परिवर्तित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को अपने शब्दों में कहना और कहानी को दोहराना। कहानी को दोहराना थोड़ा सा यहाँ पर कम प्रभावी होगा, क्योंकि बच्चे एक बार कहानी सुन चुके होते हैं, तो उसे दोहराना थोड़ा उनके लिए ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है 85 नंबर पर, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि की अगर बात करें, 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 85 नंबर, तो हो जाएगी आगमन निगमन विधि। कौन सी हो जाएगी? आगमन निगमन विधि। ए आंसर आप लोग चयनित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? निम्नलिखित में से बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? प्रस्तावना से, स्पष्टीकरण से, अनुच्छेदन वाचन से, या स्पष्टीकरण एवं अनुच्छेदन वाचन से। तो 86 का आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से। क्या लगाएंगे आंसर? प्रस्तावना। अगला, निम्न में से वर्णमाला खाली स्थान है क्या? मुहावरों का समूह, शब्दों का समूह, वर्णों का समूह या वाक्यों का समूह। तो जब भी कभी हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं तब बच्चों को यही बताते हैं कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम और मेल ही या समूह ही वर्णमाला कहलाता है, जिसमें हम लोग 52 वर्णों को पढ़ते हैं, 52 वर्णों को पढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से या निम्न में से वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? केवल बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना। केवल लिखा है मतलब ये गड़बड़ सबके लिए हो सकता है। केवल धारा प्रवाह वाचन को योग्यता प्रदान करना, ये भी गलत हो गया। केवल बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास करना, ये भी गड़बड़ हो गया। केवल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और सभी के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बालकों, अब इसमें आ जाएंगे बालकों में, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ
अभ्यास कराना एवं धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। इनमें से क्या उपचारात्मक शिक्षण की एक समस्या नहीं है? इनमें से क्या उपचारात्मक शिक्षण की एक समस्या नहीं है? नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना, संजय का पाठ्यपुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना, सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना, राजीव का पढ़ते समय वर्तनी संबंधित अशुद्धियों का प्रयोग करना उपचारात्मक शिक्षक की एक समस्या नहीं है। तो 89 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, संजय का पाठ्यपुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना। अगर वो प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ रहा है तो उसको उपचारात्मक शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही तो आंसर है उसका। प्रश्न नंबर 90। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? श्यामपट्ट का, प्रश्न पूछने का, सामान्य बोलचाल का, या पाठ्य पुस्तक का? तो सबसे पहले उसे सामान्य बोलचाल का प्रयोग करना चाहिए, मतलब सी आंसर लगाएंगे हम लोग 90 के पास। अगला प्रश्न है 91 नंबर पर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण मतलब इस तरह से एक डायग्राम बनता है, उसकी बात करता है। शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन और शैक्षिक उद्देश्य। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 92 नंबर पर, निम्नलिखित में से क्या विकास से संबंधित नहीं है? आकार में परिवर्तन, कार्यक्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव और दृष्टिकोण से या दृष्टिकोण में परिवर्तन विकास से संबंधित नहीं है। तो 92 का अगर देखा जाए तो आकार में परिवर्तन विकास से संबंधित नहीं, जबकि वो वृद्धि से संबंधित है बेटा, ग्रोथ से संबंधित है, और ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है, कौन सा इनमें से? तो औपचारिक व्याकरण पाठ ये भी होता है, व्यवहारिक व्याकरण, प्रासंगिक व्याकरण मौन नहीं होता, ये मौन वाचन होता है बेटा, ये व्याकरण के साथ नहीं है। सही उत्तर डी लगाया आप लोगों ने। अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 94। किलपैट्रिक ने प्रायोजनाओं का वर्गीकरण निम्न भागों में नहीं किया है। उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक और क्रियान्वयन। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है 95। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आज निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे माना जा सकता है? समाचार पत्र का वाचन करना, शब्दों का ज़ोर ज़ोर से बोलना, कहानी को बोल कर पढ़ना, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। यही सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वार्थी, तो सु प्लस अर्थी शब्द से बना है, ये अर्थ प्लस ई से। सुर प्लस इंद्र, ये तो आपका गुण सुर संधि से बना है। से प्लस अन, ये अयादि संधि है। और सुर प्लस इंद्र,
गुणस्वर संधि है, तो बचा क्या हमारे पास, उत धन हार, यही है साहब, उत या उद प्लस हार। उद्धार, तो ह का हो जाएगा ध और त का हो जाएगा द, तो सही उत्तर हो जाएगा बेटा सी, 96 का सी। अगला है 97, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, इसमें जो बूढ़ा शब्द है उसके साथ पा प्रत्यय लगाकर बनाया है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा बुढ़ापा। क्या है सही आंसर, बुढ़ापा, बी। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो पीताम्बर में इसका अगर विग्रह किया जाए तो पीत प्लस अंबर दो शब्दों के साथ मिलकर बना है, पीत प्लस अंबर। पीत मतलब ये हो गया विशेषण शब्द और ये हो गया संज्ञा शब्द। तो जहाँ संज्ञा की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द आते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर किसी तीसरे या अन्य की ओर संकेत करे, तो वहाँ बहुब्री समास होता है और योगरूढ़ शब्द होना चाहिए। तो ये पीताम्बर शब्द जो है योगरूढ़ है, किसी निश्चित की तरफ इशारा करते हैं, जैसे बहुब्री, तो इसका हो जाएगा, अब विग्रह करके देता हूँ, पीला है जो अंबर, पीत मतलब पीला, यहाँ नीचे मैंने लिखा भी होगा, पीला है जो अंबर, ये देखिए लिखा हुआ है, पीला है जो अंबर, तो सही उत्तर लगाएंगे बी। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें यमुना, और आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से स्वर नहीं है। स्वर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो अयोग वाहक कहलाते हैं, इसलिए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। तो ये था आज का वीडियो। इतिश्री, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए।